नमस्कार साथियों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। साथियों, प्यारे भाई बहनों, हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें से हम लोग इकोनॉमी के लिए हैं प्रश्न, और इकोनॉमी के लगभग हम लोग आज 10वें चरण में पहुंच चुके हैं। अभी तक करीब 300 के आसपास हम प्रश्न कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रृंखला, और इस उम्मीद के साथ कि इसमें से यूपी ट्रिपल एससी में सीधे सीधे प्रश्न आएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। कैसे प्रश्न आए हुए, क्या चीज़ आई हुई, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन आज का। पहला प्रश्न लेते हैं। क्या पहला प्रश्न? भारत में मुद्रा प्रणाली प्रबंधन, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता है, कौन करता है सर? ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकृत बैंक, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। बताइए कौन करता भी है? देखिए, बात एकदम मामला क्लियर सा है। हमने जब इसके आरबीआई के विषय जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने कहा कि आरबीआई की कार्य ही मुख्यतः यही है कि जो है वह नोटों का निर्गमन करे, है ना। जो हम लोग कार्य बताया था, तो पहला कार्य ये था नोटों का निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन करना, नोटों का निर्गमन करना। उसके बाद जो है सरकार का बैंक हमने बताया था कि कौन सा बैंक है, ये सरकार का बैंक है। किसका बैंक है? तो ये सरकार का बैंक है। मामला क्लियर है। उसके बाद हमने कहा कि ये किसका नियंत्रण करता है? साख का नियंत्रण करता है। किसका? साख का नियंत्रण, साख का नियंत्रण करता है। दूसरा हमने क्या कहा था? यह मौद्रिक नीति बनाता है। क्या बनाता है? मौद्रिक नीति बनाता है। ठीक है, मौद्रिक नीति बनाता है, मतलब ये सारी चीजें यही करता है। अब अगर जैसे विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना हो, किसका प्रबंधन? विदेशी मुद्रा का प्रबंधन पूछा जाता है आपसे, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना हो तो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। इसमें राइट आंसर आपका क्या है? आरबीआई। भारत सरकार न करती, ना तो वित्त मंत्रालय करता, ना ही राष्ट्रीयकृत बैंक करता। कौन करता भैया? भारतीय रिजर्व बैंक करता। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1949 में, 1965 में, 1951 में, ऑप्शन डी 1974 में। बताओ भैया कब पारित हुआ था? देखिए, जो भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम है, ये पारित हुआ था 1949 में। ठीक है, कब पारित हुआ था भैया? 1949। ऑप्शन ए आपका क्या है इसमें राइट हो जाएगा। 1949 जब इसका राष्ट्रीयकरण जो है हो गया था, जो आरबीआई है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था पूछा जाता है आपसे कि राष्ट्रीयकरण कब किया था? तो भाई इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था, है ना। और राष्ट्रीयकरण होने के साथ जो पहले गवर्नर बने थे, इसके पहले गवर्नर पूछा जाता है आपसे कौन बने थे? तो ये बने थे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन बने थे? ऑसबॉर्न स्मिथ बने थे। अगर आप पूछे पहला भारतीय गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन बना? तो ये बने थे आपके सीडी देशमुख। कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। मामला क्लियर है भैया। तो एक मान चलिए 1 जनवरी 1949 से ही बैंकिंग विनिमय अधिनियम प्रणाली जो है लागू हुई थी, और 1949 ऑप्शन है इसका क्या राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं भैया। क्या दूसरा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में से है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका एलसी गुप्ता समिति, ऑप्शन बी नरसिंहन समिति, ऑप्शन सी चक्रवर्ती समिति, ऑप्शन डी केलकर समिति। बात करें अगर इसकी कि भाई बैंकिंग सुधार संबंधित कौन सी है, तो इसमें देखिए केलकर समिति कर को लेकर के है ना, टैक्सेस को लेकर के, वो भी चक्रवर्ती भी इसी से है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। एलसी गुप्ता जो है जो रिलेशंस होते हैं उनको लेकर के, तो भैया इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरसिंहन समिति जो है ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। मामला क्लियर है। ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं मेरे दोस्त। मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हमको लेके चलना, जो कि अभी आपका एग्जाम जो है अब 28 को डिक्लेयर हो गया कि 28-29 को होना है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? ठीक है, अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा कम करना, ऑप्शन बी सद्व्यवहार में अंकित तरीकों का अधिक उपयोग, ऑप्शन सी है कर आधार को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी है जीडीपी के विकास दर में वृद्धि करना। बताओ भैया राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगर इसकी राइट आंसर की बात करें कि भाई इसका क्या प्रभाव नहीं था, तो जाहिर सी बात है, अगर हम औपचारिक उद्देश्य क्या नहीं था ये पूछा है, औपचारिक उद्देश्य क्या है अगर ये पूछा होता तो हम इसमें तो कई सारे सही हो जाते। पूछा क्या है कि कौन सा नहीं है, तो सद्व्यवहार में अंकित तरीकों का अधिक उपयोग जो है ये इसका कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा कम किया जाए, कर आधार को बढ़ावा दिया जाए, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि। मतलब इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न लेते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर, हम लोग डेली यूज में देखते हैं, रुपए को डेली यूज में देखते हैं कि भाई रुपए जारी किया गया है किसके द्वारा? एसबीआई के द्वारा, आरबीआई के द्वारा,
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान लिमिटेड के द्वारा या राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड के द्वारा। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, रुपए जो है, रुपए कार्ड होता है, इसको कौन जारी करता है बताइए। क्या आरबीआई जारी करती है? बिल्कुल जारी नहीं करती आरबीआई। क्यों? क्योंकि आरबीआई ये वाला काम नहीं करती भाई। आरबीआई रुपए कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड नहीं जारी करती है। अभी आरबीआई ने जो है ये पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। जैसे अभी 2000 के नोट आपके बंद होने की नोटिस जारी हुई है, तो वो आरबीआई ऐसा कर सकती है, लेकिन ये कहिए कि रुपए कार्ड बनाए, ये सब नहीं करती। ये काम कौन करता है? भीम पे, रूपे, ये सब कौन बनाता है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा जो है ये वेरीफाई होता है, ये यही बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? राइट आंसर है। बात क्लियर है। आरबीआई ना तो बनाती है, एसबीआई कोई काम ही नहीं है, और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड द्वारा कोई काम ये नहीं किया जाता है। कौन करता है? भुगतान निगम लिमिटेड करता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न लेते हैं। क्या होता है भैया? रेपो दर विचारणीय होती है। रेपो दर विचारणीय होती है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, श्रम नीति के अंतर्गत, जनसंख्या नीति के अंतर्गत। बताओ भैया रेपो रेट आप कब, जैसे रेपो रेट, बैंक रेट, ये नाम सुनते हैं ना आप, तो रेपो रेट मतलब होता क्या? पहले तो ये जान लो। रेपो रेट मीन्स होता है कि जैसे आप ऐसे समझिए, आप जो है एक बैंक हैं और अब आप आरबीआई के पास गए और बोले भैया ये आप बैंक हैं, एक वाणिज्यिक बैंक आप हैं, और आपने कहा ऐसा है, हमको आप पैसा दे दीजिए। कितने दिन के लिए? हमको आप पैसा दीजिए जो है 1 से 14 दिन के लिए, है ना। हमने कहा 1 से 14 दिन के लिए जो है आप हमको पैसा दे दीजिए। तो बैंक कहता ठीक भैया ले जाओ। तो वो क्यों देता है? किसके अंतर्गत देता है? वो देता है जो मॉनिटरिंग पॉलिसी वो बनाता है, मौद्रिक नीति जो बनाता है, उसके अंतर्गत आपको रुपए देता है 1 से 14 दिन की। अगर रेपो रेट की बात करें तो 1 से 14 दिन के लिए होती है। अगर 1 से 14 दिन से अधिक लेना है तो वो आपको बैंक रेट होती है, वो भी जो है इसी के अंतर्गत होती है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न लेते हैं मेरे दोस्त। सातवां क्या है? सातवां है खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं। ऑप्शन ए साख नियंत्रण के गुणात्मक विधियों से, ऑप्शन बी साख नियंत्रण के परिमाणात्मक विधियों से, ऑप्शन सी राजकोषीय नीति के नियंत्रण में, ऑप्शन डी श्रम नीति के नियंत्रण में। बताओ भैया खुले बाजार की नीतियां किससे प्रभावित होती हैं? तो भैया जाहिर सी बात है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधि में तो होगी नहीं, हमेशा ये होती है किसके? साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में। क्या परिणाम निकला हम उस पर देखते हैं। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उससे लोगों को लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखते हैं। गुणात्मक नहीं होता कितने गुना लाभ हो रहा है ये सब नहीं देखते हैं, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखते हैं। तो इसमें परिमाण क्या निकला वो देखते हैं। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न भैया, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में निरंतर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? रेपो रेट में वृद्धि कर सकता है, रेपो रेट में कमी कर सकता है, रिवर्स रेपो रेट दर में कमी कर सकता है, रेपो रेट को अपरिवर्तित कर सकता है। अब समझिए, देखिए एक होती है जैसे अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई बढ़ने में क्या होगा भाई? महंगाई बढ़ने मतलब क्या है कि लोगों के पास धन ज्यादा है, सामान ज्यादा खरीदते हैं, तो जब खपत ज्यादा होगी तो उसकी जो मात्रा बाजार में कम होगी तो उसका रेट क्या होगा? रेट उसका इंक्रीज होगा, है ना। ये मामला है। तो भैया हम क्या करेंगे? लोगों के पास पैसा ही कम कर देंगे। कम पैसा कैसे होगा? हमारे पास ऑप्शन एक होता है बैंक रेट का, बैंक रेट, एक होती है आपकी रेपो रेट। क्या होती है? एक होती है आपकी रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट होती है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। तो इन सब में देखिए बात करेंगे हम, इसके हटा दें इसको। तो बैंक रेट में क्या होता है? इसमें भी बैंक रेट में आरबीआई क्या करती है? आरबीआई जो है ये बैंकों को ऋण देती है, और रेपो रेट में भी आरबीआई क्या करती है? आरबीआई जो है ये बैंकों को ऋण देती है। मामला क्लियर है। रेपो रेट में क्या होता है? ये अल्पकालिक ऋण होता है और ये दीर्घकालिक ऋण होता है। हम क्या करेंगे भैया? ऋण ही नहीं देंगे। आप हमारे पास पैसा मांगने हम कहेंगे नहीं, पैसा नहीं देंगे। आप पहले जितना पैसा दिए उतना वसूली करिए और उसके बाद आप अपना जो रेट है वो हाई करिए, है ना, तब इससे महंगाई क्या होगी? कम होगी। मतलब ये कि अगर रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए तो महंगाई को अगर कंट्रोल कर सकते हैं। रेपो रेट में कमी कर देंगे महंगाई और बढ़ जाएगी। रिवर्स रेपो रेट में दर में कमी कर देंगे मतलब भैया पैसा ज्यादा आ रहा है, ये सारी चीजें नहीं होंगी। ये तीनों चीजें गलत है। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया? भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी है 1969। बताओ भैया भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? इसमें कई सारे प्रश्न बनते हैं। जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट है इसके विषय में जान लीजिए कि भारत में सबसे पहले यही म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था। ठीक है,
भारत में पॉइंट 1, भारत में सबसे पहले, हो सकता है यही पूछ ले आपसे, भारत में सबसे पहले म्यूचुअल फंड स्थापित इसी ने किया था। म्यूचुअल फंड स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करें तो दूसरा काम इसने, और भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है ये, ठीक है, जो आपकी यूटीआई है, ठीक। और बात करें अगर इसके विषय में, तो जो यूटीआई है इसकी स्थापना हमसे पूछा गया, तो भैया इसकी स्थापना जो है ये हुई है 1964 में, ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया 10वां प्रश्न है? 10वां प्रश्न है आपका, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन डी चेन्नई। बताओ भैया क्या होगा इसका? इसमें दिया है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की का मुख्यालय कहाँ पे है? तो भैया बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण से तात्पर्य पहले इंग्लिश में ऐसे जान लीजिए, IRDA, इरडा जो है यही जो है मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भैया। इसका जो मुख्यालय है, जो इरडा है, इसका जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद में है। स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी, 1999 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कार्यालय कहाँ पे इसका है, मुख्यालय कहाँ पे है? वो हैदराबाद में अवस्थित है। बात क्लियर भैया? इतनी बात समझ में आ गई, इरडा के विषय में आप जान गए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर जाने आप, तो इरडा जो है, जैसे आपसे कहे कि, जैसे आपसे कोई कहे कि भाई इरडा जो है इसका क्या काम है बेसिकली, है ना, तो ये बीमा क्षेत्र का नियामक एक संस्था है। इसका जो है मतलब बीमा क्षेत्र के लिए काम करती है ना, कौन सी पॉलिसीज कैसे आ रही हैं, इस पे काम करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्या है 11 नंबर भैया? भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय एवं पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बताओ भैया। ऑप्शन ए है आरबीआई के द्वारा, ऑप्शन बी है यूटीआई के द्वारा, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई के द्वारा, ऑप्शन डी सेबी के द्वारा। भारतीय स्टॉक बाजार का जो विनियमन है और पर्यवेक्षण ये किसके द्वारा किया जाता है मेरे दोस्त? तो एक संस्था स्थापित की गई थी। कौन सी? एक संस्था थी आपकी सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हो सकता है फुल फॉर्म आपसे पूछ ले। इसकी स्थापना जो होती है, आपसे पूछ सकता पूछ ले, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसका इसको जो अधिनियम शक्ति दी जाती है वो 1992 के अधिनियम के द्वारा इसको शक्ति दी जाती है, ठीक है। और इसका मुख्यालय, अगर सेबी के मुख्यालय की बात करें, सेबी का मुख्यालय है, तो भैया सेबी का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। कहाँ पे है? ये आपके मुंबई में है। मामला क्लियर है? तो भारतीय स्टॉक बाजार का जो विनियमन और पर्यवेक्षण करता है वो करता है आपका सेबी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पे। क्या भैया बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है ना? बुल एंड बियर, तजड़िया मदड़िया जिसको आप बोलते हैं। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध बैंकिंग से है, स्टॉक मार्केट से है, विदेशी मुद्रा रिजर्व से है या आंतरिक व्यापार से है? बताओ भैया बुल एंड बियर संबंध किससे है? तो भैया बुल एंड बियर का जो संबंध है वो बैंकिंग से नहीं है, वो स्टॉक मार्केट से है मेरे दोस्त। होता है ना, जैसे बुल मतलब होता है भैंसा, समझ लीजिए आप, है ना। बियर मतलब होता है भालू। तो बियर ऐसा कोई नियोक्ता जो बाजार में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इस उम्मीद से कि इसका रेट भविष्य में जाकर डाउन हो जाएगा, वो होता है बियर। और अगर कोई भैंसा होता है ना, ऊपर करके सींग से मारता है। अगर कोई नियोक्ता ऐसा है जो इन्वेस्ट कर रहा है और इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में इसका रेट जो है वो बढ़ेगा, तो वो होता है बियर। तो बुल और बियर में बेसिकली अंतर यही होता है। बुल जो होता है उसको उम्मीद रहती है कि भविष्य में आगे चीजें बढ़ेंगी, और बियर जो होता है, भालू जो होता है, उसको उम्मीद रहती है कि नीचे जो ये रहेगा वो घटेगा, ठीक है। ये स्टॉक मार्केट संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर पे। क्या भैया 13 नंबर? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है।
ऑप्शन ए है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम इसकी बात करें जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिया है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, अब जान लीजिए 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो फेरवानी समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? फेरवानी समिति की सिफारिश पर। मामला क्लियर है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है ये 1875 में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। और बॉम्बे ये भी पूछता है कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो ये कह सकते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ, पहली बात ये पूछता है। तो ये दलाल स्ट्रीट में है। ये एक बार प्रश्न बना है, दलाल स्ट्रीट, पीटी में बना है दलाल स्ट्रीट। और ये दलाल स्ट्रीट कहाँ? तो ये है बम्बई में। कहाँ पे है? बम्बई में है। मामला क्लियर है। अब पूछ ले कि भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसने करी थी, तो ये करने वाले थे आशीष कुमार चौहान। कौन थे? आशीष कुमार चौहान जो है ये इसके संस्थापक थे, किसके? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। बात क्लियर है। तो भैया इसमें अगर बात करें सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज तो भैया बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर मूल्य सूचकांक है वो डॉलेक्स भी है, सेंसेक्स भी है, पिनेक्स, निफ्टी 50 सारी चीजें इसमें आती हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक जो है वो लगभग 100 कंपनियों के मूल्यों पर आधारित होता है। बात क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। 14 नंबर पूछा गया है, जैसे यहाँ पे दलाल स्ट्रीट की हम चर्चा किए, आपसे पूछ रहे कि भाई वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? बम्बई में सुपरमार्केट है, वाशिंगटन में इंडियन टाउनशिप है, या कलकत्ता में आपका स्टॉक मार्केट है, या न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वॉल स्ट्रीट जो है ये न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, ये जो है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे अगर बात करें, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई जापान का स्टॉक एक्सचेंज क्या नाम है, तो जापान के स्टॉक एक्सचेंज का नाम जो है वो है निक्की नाम है। अगर हम पूछ लें भैया यूके का है FTSI है। ठीक है। अब यहीं पे जैसे अभी हम यूएसए की बात कर रहे हैं, यूएसए में एक और है, यूएसए की एक बात और कर लेते हैं, नैस्डैक। कौन है? नैस्डैक भी यहीं का है। बात क्लियर भैया। तो इसमें आप समझ लीजिए, इसमें जो वॉल स्ट्रीट है ये बेसिकली जो है ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क का क्या स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर लेते हैं भैया। क्या 15 नंबर? बहुत बेसिक सा प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार की पूंजी की स्वामित्व का अनुपात कितना होता है भैया? 50% होता है, 60% होता है, 65% होता है, या 55% होता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अगर हम बात करें इसकी RRB रीजनल रूरल बैंक। ठीक है। इसकी स्थापना जो होती है वो होती 1976 एक्ट के द्वारा होती है। और कब होती है तो मेरे दोस्त ये होती है 2 अक्टूबर 1975 को होती है। 2 अक्टूबर 1975 को होती है। ठीक है। और ये किस उद्देश्य से होती है? तो गांव में बैंकिंग की सुविधा के लिए, गांव में बैंकिंग की सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। बेसिकली अगर बात करें तो जो है ये करीब 1987 के बाद से किसी भी ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई है, क्योंकि केलकर समिति ने इसकी सिफारिश जो है करके कहा था कि भाई इसकी कोई आवश्यकता ग्रामीण में नहीं, अब सारे बैंक जो है गाँव में पहुंच चुके हैं। ठीक है। तो इसमें जो केंद्रीय सरकार की पूंजी का जो स्वामित्व था वो बेसिकली केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीयकृत, उसमें सारी चीजें थी। तो उसमें 50% जो था वो केंद्रीय सरकार का स्वामित्व था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। क्या भैया? वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है। अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस किए भैया, अल्पकालिक लेना है। जैसे हमने क्या बताया, एक होती है बैंक रेट, क्या होती है? एक होती है बैंक रेट, एक होती है रेपो रेट। क्या होती है? एक होती है रेपो रेट, एक होती है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। एक होती है सॉलिडरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR इसको बोलते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं भैया। जब बैंक रेट ये दीर्घकालिक होता है, क्या बैंक रेट जो है ये दीर्घकालिक होती है। रेपो रेट जो है ये अल्पकालिक होती है। क्या? अल्पकालिक होती है। और ट्रिपल जो रिवर्स रेपो रेट है, बैंक जो है RBI के पास पैसा देता है, कहता है हमको आप इसका ब्याज दीजिए। बैंक जब RBI बैंक उसको कहती है अपने पास जो कुछ सोना चांदी रखिए, तो ये होता है SLR। ठीक है। तो बेसिकली इसमें भारतीय रिजर्व बैंक जो अल्पकालिक की बात करते हैं, तो भैया अल्पकालिक कौन है? रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन नंबर ए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। क्या भैया 17 नंबर?
जर्मनी में माफ़ करिएगा, भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन ए है आपके पास 1 अप्रैल 1942 को, 6 अप्रैल 1948 को, ऑप्शन सी 30 अप्रैल 1956 को, डी है 15 अगस्त 1951 को। बताओ भैया, पहली औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी? सबसे पहली बात कि भैया अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी, पहली औद्योगिक क्रांति अगर आपसे कोई पूछ ले कहाँ आई थी, तो भैया ये आई थी आपके ब्रिटेन में। अगर यही पूछ रहा है जो भारत में कब आई, तो जाहिर सी बात हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 1948 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो 1948 में जनवरी में बैंकों का राष्ट्रीय, अप्रैल में जो है 6 अप्रैल 1948 को पहली दफा औद्योगिक नीति आई। ठीक है, और अगली बार जब नवीन औद्योगिक नीति आई तो वो 24 जुलाई 1991 को आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें हमने पूछ रखा है ये वाला प्रश्न। ठीक है, क्या भैया, भारत सरकार द्वारा नवीन उद्योग नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, 24 जुलाई 1991, 2 अगस्त 1991, 15 अगस्त 1991, 23 नवंबर 1991। देखिए है क्या, ये जो 91 हम 1991 पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली आर्थिक दौर ऐसा था जिसमें भारत को हिला कर रख दिया था। इसमें जो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और जो आपके वित्त मंत्री थे वो आपके मनमोहन सिंह थे। उसी टाइम जो है एलपीजी की नीति आई थी। एलपीजी ये आपके पीटी में अलग से दे रखा है कि जब हम इसको पूछेंगे, एलपीजी लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये आया था। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आया था। ये आया कब था? तो ये भैया आया था 24 जुलाई 1991। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका भारत सरकार की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योग संख्या कितनी है? 2 है, 5 है, 6 है या 9 है? देखो भैया, अगर हम बात करें 2 ऐसे उद्योग, एक तो रेलवे और दूसरा परमाणु, ये 2 ऐसे उद्योग है जो आरक्षित हैं। बाकी सारे के सारे भारत सरकार ने आरक्षित क्षेत्र से उनको सूची से बाहर कर रखा है। मामला क्लियर है? इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर, अंतिम प्रश्न है ये, और ये बहुत बेजोड़ प्रश्न है क्योंकि अभी हाल ही का ये है, करंट अफेयर टाइप का भी है कि भैया सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्न की श्रेणी में आए हैं। ठीक है, बेसिकली पहले ये थे 12, इसमें ONGC और RVNL ये 2 कंपनियां जुड़ गई तो हो गई, कितनी गई भैया? 12 में 2 जोड़ो कितना आएगा? 14 ही तो आएगा। तो इसमें 14 देखो कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी 14, 14 आपका सही हो जाएगा। मामला क्लियर भैया? तो ये आपका राइट आंसर है। तो आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ उसको लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।